नमस्कार। आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज बात करूंगी दूसरा विवाह करने वाली स्त्री, दूसरा विवाह करने वाली पत्नी का भरण पोषण। जो पत्नी दूसरा विवाह करना चाहती या करती है, उसका भरण पोषण। तो ये सीआरपीसी की धारा 125 में दिया गया है। सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण के बारे में बताया गया है कि किन किन को भरण पोषण मिलेगा और कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। तो ये सीआरपीसी की धारा 125 में है। तो आइए जानते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें बताया गया है पत्नी, कोई पत्नी है, किसी की है, किसी की होगी ही जो विवाह विच्छेद के बाद दूसरा विवाह अनुपस्थित करती है, मतलब उसका विवाह विच्छेद मतलब डिवोर्स हो गया हो, होने वाला हो गया हो, उसके बाद छूट गया हो, विवाह छुट्टा हो गया हो, उसके बाद वो दूसरा विवाह अनुपस्थित करना चाहती है। अपने दूसरे विवाह की तारीख तक, अपना जो दूसरा विवाह वो करना चाहती है उसके तारीख तक भरण पोषण प्राप्त करने तक हकदार है। जिस दिन डेट फिक्स हुआ हो कि इस डेट को शादी होगी, उस डेट तक वो भरण पोषण प्राप्त करने तक हकदार है। उस तारीख तक उसको भरण पोषण पाने का पूरा अधिकार है। ये किसमें बताया है कि एक केस है सावित्री पांडे बनाम जज फैमिली कोर्ट इलाहाबाद। इस केस में इन्होंने सावित्री पांडे का केस था। ये जो है उन्होंने केस किया होगा कि मुझे भरण पोषण मिलना चाहिए, मेरी शादी फिक्स हो गई है दूसरी और मुझे भरण पोषण मिलना चाहिए। तो कोर्ट से ये ऑर्डर आया, ये आदेश आया, ये निर्णय हुआ कि जब तक जिस डेट तक उनकी शादी होनी है, जिस डेट को फिक्स हुई है, उस डेट तक उनको भरण पोषण प्राप्त करने की वो हकदार है। तो ये जो है दिया हुआ है आईपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा 125 में। आईपीसी का इतने दिन से मैं बना रही थी तो वही दिमाग में रखा हुआ था। ये आईपीसी में नहीं, सीआरपीसी की धारा 125 में बताया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। इसी के साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो है भरण पोषण का मांग अवैध बच्चों द्वारा दावा कैसे किया जाएगा। कोई अवैध बच्चा है, लीगल नहीं अनलीगल है, तो वो कैसे दावा कर सकता है भरण पोषण की। तो ये भी आइए जानते हैं। अवैध बच्चे द्वारा दावेदार द्वारा यह अधिकथित था कि प्रत्यार्थी उसका पिता था। कोई दावेदार है, उसने ये दावा किया कि जो जिसके ऊपर दावा किया वो उसका पिता है। ठीक है। दावे का समर्थन माता के साक्ष्य तथा ग्राम के अन्य बहुत से लोगों द्वारा किया गया और उसकी माता ने भी इस चीज़ की पुष्टि कर दी। इस चीज़ को बताया कि हाँ ये उसी का बेटा है या वो इसी का बाप है, और गांव के कुछ लोगों ने भी इस चीज़ की पुष्टि की, इस चीज़ को सही बताया। ठीक है। जन्म पंजिका में प्रत्यार्थी के नाम जैसा उसके पिता के रूप में दिखाया गया, और जो उसका जन्म पत्रिका था उसमें भी फादर के नेम पे उसी का नाम दिखाया गया जिसपे लड़के ने केस किया कि हाँ ये मेरा पिता है। ठीक है। तो उसी का नाम दिखाया गया। ठीक। विद्यालय के प्रवेश पत्र में पिता के नाम संबंधी खाली दावा छोड़ दिया गया, लेकिन जो स्कूल में उसका नाम लिखाया गया वहाँ पे पिता के जगह पे उसका जगह छोड़ दिया गया, पिता का नहीं भरा गया। जैसा कि अविवाहिता माता से आशा की जा सकती थी, जैसा कि उसकी जो उसकी माँ थी उससे आशा किया जा सकता था कि वो छोड़ सकती है खाली स्थान, उसके पिता का नाम स्कूल में ना लिखाया है। ऐसा दावा स्वीकार किए जाने योग्य था, और ये दावा स्वीकार करने योग्य था। ये किसमें बताया गया है कि ये मतलब वो दावा कर सकता है, ये दावा न्यायालय स्वीकार कर सकता है कि वो दावा कर सकता है कि वो मेरा पिता है। ठीक है। और इसको न्यायालय मानेगा भी। ये केस है डिम्पल गुप्त अवयस्क बनाम राजीव गुप्त का मामला है उच्चतम न्यायालय का। इसमें जो डिम्पल नाम का लड़का है वो अवयस्क है। डिम्पल गुप्त जो है वो अवयस्क है, मतलब वो अभी बड़ा नहीं हुआ है, और जो राजीव गुप्त है उनके खिलाफ इन्होंने दावा किया है। ठीक है। तो ये केस में बताया गया कि ऐसे दावा न्यायालय स्वीकार कर सकती है। तो ये ऐसे छोटे छोटे जो है हम आप लोगों को लॉ के बारे में जानकारियाँ देते रहेंगे, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त में, फ्रेंड में, फैमिली में शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा करे तो लाइक कर दीजिएगा।
और कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊंगी। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को से आप लोगों को अवगत कराती रहूँगी, जो कि सबको जानना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉ के बारे में तो सभी को नॉलेज होना चाहिए, किसी को इसकी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन जानकारी ज़रूरी हो रखनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऐसे किसी धारा के बारे में। तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, तब तक।